केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हम हर एक खबर पर निगाहें रखे हुए हैं, ये यशपाल आर्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो संकेत दिए हैं वो हमारे पक्ष में है। बीजेपी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगा दिया गया, तो ये चलता रहता आरोप प्रत्यारोप। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा गया कांग्रेस नेता की तरफ से। देखिए, लगातार आज वॉर रूम में हमने अपने पोलिंग बूथ के जो हमारे साथी सहयोगी हैं, जो वहाँ पर लगातार सक्रिय हैं, उनसे वार्ता की है, बातचीत की है। संकेत, बेहतर संकेत मिल रहे हैं। जो वहाँ की केदार घाटी की वहाँ जनता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। और कार्यकर्ताओं से हमने कहा है, अपने परिवार के सभी साथियों से कहा है कि सचेत रहने की जरूरत है और यह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार इस तरह से देखने को मिला है। पिछले जो उपचुनाव हुए हैं, इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तैयार किए, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। और आज मतदाता का जो मूड दिखाई दे रहा है, उससे जाहिर होता है कि बदलाव है। क्योंकि हमारे साथियों ने कहा कि जहाँ जहाँ बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ से हमें जीत सुनिश्चित है हमारी, और हमें अच्छा सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। जीत के दावे सबके अपने अपने हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन जनता ये बताएगी कि वो किसे जिताएगी। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। 23 नवंबर को बात करेंगे। आज मतदाताओं का दिन है, तो मतदान की बात करते हैं। अभी राव शफ़क़त अली ने अपडेट दिया था 11 बजे तक का, और मैंने जैसा कि कहा कि हम और आप जब बातचीत कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि 20% के करीब तो 12 बजे के बाद मत प्रतिशत क्रॉस कर गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ की जनता अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। अपील भी करते हैं हम, अगर आप घरों से नहीं निकले हैं तो घर से निकलिए। जिन्होंने वोट डाल दिया है वो सोशल मीडिया पर भी अपना वोट दिखाएं, दूसरों को जागरूक भी करें। राव शफ़क़त अली हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज उपचुनाव है, तो इस उपचुनाव पर हम आपके सामने कवरेज रख रहे हैं। किन नेताओं की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं ये आपने सुना। राव शफ़क़त अली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। केदारनाथ की जनता के लिए क्या इस उपचुनाव के प्रचार में बात की गई है? उन मसलों पर बातचीत की गई है जो असल में समस्या है? क्या उन पर फोकस किया गया, या फिर बात करते करते, जैसे कि राजनीति हमारी देश की भी कई बार भटक जाती है, लोकसभा चुनाव में भी हम देखते हैं और चुनाव में देखते हैं, तो फोकस किया गया या फोकस आउट भी हो गया था बीच में? आपने क्या सुना और क्या देखा? देखिए, दोनों मुद्दे रहे कमल, क्योंकि यहाँ ये जो सीट है इसको जीतना बेहद जरूरी बीजेपी को भी लगता है और कांग्रेस को भी लगता है। क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस वक्त राज्य में भाजपा की सरकार है, तो जो विकास कार्य है उनको गिनवाया गया, मुख्यमंत्री की ओर से गिनवाया गया। तमाम मंत्री जो वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे, तो राज्य नए सरकार ने क्या काम किया विकास कार्य, ये गिनवाए गए। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो वो अपने विकास कार्यों को गिनवाती है। लेकिन वायदे भी किए गए, और वायदे किए गए बीजेपी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। कांग्रेस की ओर से कि जब हम आएंगे तो जितना विकास बीजेपी यहाँ नहीं कर पाई है, जिस विकास की यहाँ जरूरत थी, वो विकास कांग्रेस करेगी अगर कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर विकास के मुद्दों की चर्चा जरूर रही, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था पलायन का, रोजगार का। क्योंकि केदारधाम सीट पर करीब 90,000 वोटर्स हैं, और अगर पलायन की बात करें तो कुछ क्षेत्र उत्तराखंड के ऐसे हैं जहां से पलायन लगातार होता रहा है। कोई भी सरकार सत्ता में रही हो, पलायन को रोकने में पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हो पाई, प्रयास जरूर किए हैं। तो पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा रहा। यहाँ के लोग चाहते हैं कि विकास के साथ साथ रोजगार के दरवाजे भी खुले। तो ये वायदे बीजेपी की ओर से भी किए गए कि वो आने वाले वक्त में और ज्यादा विकास करेंगे, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से बड़ा विकास होगा। उधर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी वायदे किए। उधर जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनके अपने अलग वायदे थे। वो दोनों पार्टियों को यहाँ पर विकास विरोधी बताते दिखाई दिए। निर्दलीय प्रत्याशियों ने कहा कि ना तो यहाँ बीजेपी ने विकास किया है और ना ही यहाँ कांग्रेस ने विकास किया है। एक जो मौका है, यूकेडी के प्रत्याशी ने भी यही कहा कि उनको दिया जाना चाहिए, या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको दिया जाना चाहिए।
तो तमाम मुद्दों के बीच में जो 6 प्रत्याशी हैं अपने अपने दावे और वायदे लेकर के जनता के बीच में पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि शैला रानी रावत जिनका निधन हुआ था, ये सीट खाली हुई थी जुलाई माह में, तो एक निष्पक्ष छवि की विधायक मानी जाती थी। उनके निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो चर्चा ये भी हुई कि क्या इस सीट पर बीजेपी उनकी पुत्री को, उनकी बेटी को टिकट दे सकती है, कौन सा वो मुफीद चेहरा होगा जो बीजेपी को ही जीत दिलाए। तो इसके लिए पैनल बना, लंबी चर्चा हुई, लेकिन उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया गया। तो ये भी चर्चा का विषय रहा। इस बात का फायदा कांग्रेस ने उठाने की पुरजोर कोशिश की कि शैला रानी रावत के परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया गया। आशा नोटियाल हालांकि जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो पहले भी यहाँ से विधायक रही हैं, मनोज रावत भी कांग्रेस से यहाँ विधायक रहे हैं, जो दोनों टक्कर के माने जा रहे हैं। तो यहाँ पैनल बना, बहुत सारे नामों की लिस्ट गई, बीजेपी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, लेकिन दोनों पार्टियों को मुफीद चेहरे जो दिखाई दिए वो पूर्व विधायक ये दिखाई दिए। कांग्रेस की ओर से देखिए मनोज रावत चुनावी मैदान में है और बीजेपी की ओर से आशा नोटियाल चुनावी मैदान में है, और जो निर्दलीय है उनका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन अगर वायदों की बात करें तो देखिए, चुनावी दौर में जो वायदे किए जाते हैं उन पर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी लगता नहीं कि 100% खरा उतरती है। जी। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने अपने काम को गिनवाने की भरपूर कोशिश की ताकि सीट पर अपनी जीत को दर्ज करा सके। बीजेपी अपनी सीट को, इस जो जीत है, जो पुरानी जो 2 हार का सामना करना पड़ा उपचुनाव में, बिल्कुल। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर, तो वो यहाँ ना करना पड़े। जी। एक अंतिम सवाल है मेरा राउशवात अली आपसे, मतदाताओं की बात कर लूं मैं। 90,000 से ज़्यादा मतदाता केदारनाथ सीट पर हैं और महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मैं जब देख रहा था, आधी आबादी कही जाती है, उस आधी आबादी का ख्याल भी रखना है। क्या जोश मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, इनके बारे में क्या सोचा गया है? क्या तथ्य ऐसे हैं जो केदारनाथ सीट पर हैं जो इस सीट को दूसरी सीटों से अलग करते हैं? कमल देखिए, हर वर्ग के अंदर इस वक्त उत्साह है, जोश है, और वोटिंग के लिए अगर देखें तो लंबी कतारें भी लगी हैं। सुबह के वक्त में देखिए प्रतिशत थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे प्रतिशत गिरता गया। उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी वोटिंग जी। के लिए। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की अभी हमने बाइट दिखाई, बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बुजुर्ग चाहते हैं कि जो भविष्य यानी जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो जनरेशन है, वो वोट करे और एक सही प्रत्याशी को चुन करके लाए जो सदन में उनकी आवाज को उठा सकता हो, विधानसभा में उनकी आवाज को उठा सकता हो, इस क्षेत्र का विकास कर सकता हो, पलायन को रोक सकता हो, रोजगार पैदा कर सकता हो, और महिलाओं के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता हो। तो ये तमाम मुद्दे रहे, और यही वजह है कि जो बुजुर्ग हैं वो भी कतारों में नजर आ रहे हैं, जो युवा हैं वो भी कतारों में नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या है जी। वोटिंग के लिए, मतदान के लिए, वो महिलाओं की नजर आ रही है। और यहाँ इस सीट पर करीब करीब 45,000 के करीब जो है माफ कीजिएगा, महिला वोटर्स हैं, और जो दूसरे हैं वो पुरुष हैं, युवा हैं। तो उत्साह है। लेकिन अगर देखें पिछले के मुकाबले में जिस तरह से प्रतिशत शुरुआती दौर में तो जी। बढ़ा, सुबह के वक्त में जब शुरू हुआ मतदान, लेकिन धीरे धीरे घटता चला गया। तो उम्मीद की जा रही है कि 60 से 70% यहाँ पर आज मतदान हो जाएगा। जी। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे राउशवात अली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है।